हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस की। और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं जो कि यूपीएससी सीएससी के लिए और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टेट पीसीएस, आईएएस, इन सभी के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। और यूपीएससी सीएससी मतलब कि सारे इसमें एग्ज़ाम आते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जो भी है। तो अभी एक आर्टिकल आया था, नोटिस सेंड टू मैसेजिंग ऐप्स ऑन यूज़र नेम फीचर। जिस तरीके से आपको पता है कि व्हाट्सएप पे अगर आप अपना अकाउंट बनाते हो तो आपको अपना फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा। बट यहाँ पर एक फ़ीचर और ऐड कर दिया गया है कि आप अपना यूज़र नेम सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यूज़र नेम सेलेक्ट कर दिया रोहित @ और 123 ऐसा कुछ। तो होगा क्या कि अब जो है, अब मान लो अगर मैंने किसी को अपनी आईडी दे दी कि यार ये मेरी आईडी है इस तरीके से, तो अब मुझे क्या होगा कि अब कोई भी मुझे फ़ोन नहीं कर सकता क्योंकि मेरा नंबर पता नहीं इसको नहीं हुआ। पहले क्या होता था कि जिस नाम से, जिस नंबर से व्हाट्सएप चल रहा है, लोग उससे फ़ोन भी कर सकते थे, है ना, इस तरीके से। लेकिन अब यूज़र नेम सिर्फ आईडी है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा अभी जो हमारी जो एजेंसीज़ हैं, न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, जो हमारी जो मेरी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जैसे कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, तो वो कर रही हैं गलत है। वो कर रही हैं, इससे क्या होगा कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए दिक्कतें काफ़ी आ जाएंगी और आतंकवादी गतिविधियाँ काफ़ी बढ़ जाएंगी। बट यहाँ पर कंपनी बोल रही है कि हम ज़्यादा प्राइवेसी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जैसा कि फेसबुक, मेटा, इन ये कंपनीज़ हैं। हालांकि व्हाट्सएप ने किया है, व्हाट्सएप फेसबुक की ही एक कंपनी है, ठीक है, ऐप है। तो इस सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने ये कहा है कि ये जो है एनोनिमिटी को एब्सोल्यूट लेवल पे प्रोटेक्ट करती है। यूज़र नेम, यूज़र कोई भी यूज़र जो यूज़ कर रहा है व्हाट्सएप को, वो अपना यूज़र नेम के ज़रिए अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है। और पहले फ़ोन नंबर की ज़रूरत होती थी, अब जो है, अब सिर्फ़ और सिर्फ उसको जो है केवल यूज़र नेम की आवश्यकता है। इनक्रिप्टेड मेथड है ये, कोई जान नहीं पाएगा, पहले भी था। लेकिन अब क्या है कि अब चूँकि नंबर से है, मैंने नंबर दे दिया अपना, तो आप मुझे फ़ोन नहीं कर सकते हो जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे होता है। बट इंस्टाग्राम पे एक चीज़ है कि आप सर्च कर सकते हो नंबर। जैसे मान लो मैंने दिया, इसमें क्या है कि इसमें आप तभी कर पाओगे जब कोई अपना एड्रेस भेजे इस तरीके का। मतलब वो सर्चेबल नहीं है गूगल पे कि मैंने व्हाट्सएप पे गया और सर्च किया जा करके। तो ये है, तो ये अब इसको बताया गया है कि सिक्योरिटी के लिए और एक्सटर्नल एंटिटी इंटरसेप्ट ना कर सकें, ये कंपनी का आर्गूमेंट है। बट जो है, बट गवर्नमेंट कह रही है कि यार ये तो हमारे लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज फिर नेशनल सिक्योरिटी की दिक्कत है और समस्या आ जाएंगी। तो यही चीज़ें कही गई इसमें मेनली, नार्को ट्रैफिकिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए, सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए यूज़ हो सकता है, जो कि पहले हमारी जो एजेंसीज़ हैं वो रोक पाती थी, फ़ोन नंबर से ट्रैक कर पाती थी। अब कैसे ट्रैक करोगे जब सिर्फ नंबर ही है? तो वो दिक्कत एक आने वाली है यहाँ पे। तो ये है। बट उसके जो मेटा ने जो किया है, जो व्हाट्सएप ने जो किया है, व्हाट्सएप एक, उसने कहा कि डेटा जो है कि प्राइवेसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। कल को मान लो मैंने दिया तो मुझे कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा इस तरीके से। जर्नलिस्ट वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी को और ज़्यादा इन्हांस करता है, आर्टिकल 21 को और इन्हांस करता है। बट सरकार बोलती है नहीं, ये गलत है ना। तो मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं सही भी है और थोड़ा सा प्राइवेसी को भी मेंटेन करना आवश्यकता है। बिकॉज हमारे यहाँ जो आतंकवादी हमले होते हैं, और एक तरीके से आप कह लो कि रोक पाते, अभी तक हम रोक पाए हैं शायद इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेसबिलिटी काफ़ी अच्छी है, इसलिए शायद। तो नेशनल सिक्योरिटी सर्वोपरि है। और अभी तक भारत में कोई बड़ा हमला अटैक नहीं हुआ है, कुछ अगर मैं एक्सेप्शन छोड़ दूँ, पहलगाम जो हुआ था 2025 में, उसके बाद में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अच्छी बात है, थैंक गॉड कि नहीं हुआ और ना हो भी ना हमारे यहाँ हमला, ठीक है। और इसमें यह है कि पहले क्या था कि आईटी रूल्स के तहत क्या है कि जैसे मान लो मैंने किसी पे मैसेज भेजा, तो मैं फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इन्फॉर्मेशन हूँ। मतलब मैंने वो इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे क्रिएट की, मैंने टाइप किया। तो पहले क्या था कि पहले इसको पता लगाया जा सकता था ना। अब क्या, यूज़र नेम पर्पस इसको डिफीट कर देगा इस तरीके से। ये वे फॉरवर्ड इसका है, पहले ट्रेस कर लो नंबर कौन क्या है। अभी तो कुछ मतलब ही नहीं रहेगा इस चीज़ का।
ठीक है, तो सोल्यूशन क्या इसका है, गवर्नमेंट और टेक कंपनीज़ को आना चाहिए सामने ताकि वो डिफेंड कर सकें इसको, ताकि इस चीज़ को वो सोल्यूशन दे सकें, और ऐसा आर्किटेक्चर बनाएं ताकि डेटा भी डिक्रिप्ट कर किया जा सके गवर्नमेंट के द्वारा अगर ऐसी कोई आपराधिक घटना हुई है, बट उसके लिए एक प्रॉपर वे हो। ऐसा नहीं कि आसानी से मेरी किसी की प्राइवेसी का हनन हो जाए। ठीक है, तो आईटी रूल्स, डिजिटल इंडिया एक्ट के तहत ग्लोबल प्राइवेसी इन स्टैंडर्ड के साथ साथ हमें अपने भी लॉज को अपडेट करना पड़ेगा, और प्लस हमारी नेशनल सिक्योरिटी की समस्या है उनको भी साथ में रखना पड़ेगा। ठीक है, वो जुडिशियल ओवर रीच ये क्या है, उन्होंने क्या कहा है कि जुडिशरी में क्या है कि सर्विलेंस जो है वैलिडेशन वो ब्यूरोक्रेटिक बॉडीज़ के बजाय इंडिपेंडेंस जुडिशियल कमेटी के पास होना चाहिए, ताकि वो पता लगा सके कि हाँ सही इसमें कदम उठाया जा रहा है नहीं उठाया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी रेगुलेशन का गोल इंटरनल सिक्योरिटी पैरामीटर्स के हिसाब जो है, इंटरनल सिक्योरिटी हमारे लिए पैरामाउंट है, नो डाउट, उस पर कंप्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते, बट डिजिटल राइट प्रोटेक्शन भी हमारे पास होना चाहिए। ये आपको सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया है। ठीक है, टॉपिक नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग, हैं कि पॉलिटिकल स्प्लिट हुआ भी है। टीएमसी जो है बंगाल में ममता बनर्जी की जो पार्टी थी वो उसमें स्प्लिट हो गया है, मतलब कि वो पार्टी जो है बिखर गई है। जो उसके जो इलेक्टेड लोग हैं एमएलएज वो स्प्लिट हो गए हैं। ठीक है, एक सिंपल समझो, आपको कुछ नंबर्स नहीं याद रखने हैं, सिंपल समझिए आप कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसको ममता बनर्जी जिसकी मुख्यमंत्री थी उसी पार्टी से। अभी क्या हुआ है कि ममता बनर्जी और ऋतव्रता बनर्जी के बीच में ये टूट गए हैं। लॉयलिस्ट बोलते हैं कि भाई ममता बनर्जी के साथ हैं, लेकिन जो रेबल बोलते हैं कि वो ऋतव्रता के साथ हैं। अब इस पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ईसीआई ने कहा है कि हम ऑपरेशनल नोटिस की बात कर रहे हैं, हालांकि वो कुछ अच्छा नहीं है यहाँ पे, कोई ठीक बात नहीं है यहाँ पे, ठीक भी है और ठीक नहीं भी है। बट यहाँ पे समझिए आप बहुत सिंपल भाषा में कि एक पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट हुई है, अब उसमें एमपी एमएलएस कम होंगे, जो पार्टी के काम जो कार्यकर्ता हैं जो वर्कर हैं वो तो बहुत नंबर में होंगे। तो क्या सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की जो इलेक्टेड एमपी एमएलएज हैं उनके टूटने पर पॉलिटिकल पार्टी को डिवाइड होना चाहिए, या फिर जो उसके लोग हैं जो उसके कार्यकर्ता हैं वो होना चाहिए? तो ये डिमांड अभी आई है, बाकी सब आपके लिए कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस सिंपल सीखिए कि पॉलिटिकल पार्टी की 2 विंग होती हैं। मान लो पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी है, इसकी 2 विंग है, कुछ उसके मेंबर जो है वो एमपी और एमएलए बनेंगे, एमएलए मतलब विधायक, एमपी मतलब सांसद, और कुछ जो होते हैं जो उस पॉलिटिकल पार्टी के जो ग्राउंड वर्कर्स होते हैं, जो मतलब उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होते हैं, वो एमपी एमएलए नहीं होते हैं। तो किस बेसिस पर हम पॉलिटिकल पार्टी को चुनें, किस बेसिस पर हम पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल को और उसके नाम को बताएं, है ना, ये हमारे लिए बड़ी बात है। तो अभी क्या है कि लेजिस्लेटिव जो पार्टी है, मतलब एमपी एमएलए जितने भी हैं उनको, तो वो 2 फैक्शन में टूट चुके हैं, और एक ऋतव्रता के साथ हैं कुछ लोग और कुछ लोग ममता बनर्जी के साथ हैं। ऋतव्रता के जो है 60 आउट ऑफ 80 लोग हैं, और इन्होंने ममता बनर्जी को कहा कि आप रिज़ाइन कर दीजिए, बट लॉयलिस्ट कैंप ने कहा नहीं। एमएलएस के बावजूद भी कोर पार्टी जो वर्कर्स हैं वो अभी भी ममता बनर्जी के साथ हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ममता बनर्जी वाली, टीएमसी वाली, ये ममता बनर्जी को ही देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। तो लेजिस्लेटिव मेजोरिटी वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन मेजोरिटी की बात यहाँ पे की गई है। क्रिटिकल एग्जामिनेशन में क्या हुआ कि अब इसको हम अगर देखें तो लीगल पावर्स ऑफ ईसीआई क्या है, पैराग्राफ 15 सिंबल ऑर्डर्स 1968 जो है उसके तहत देखें अगर हम, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये एक्सक्लूसिव और क्वासी जुडिशियल पावर्स हैं कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के राइवल फैक्शंस में अगर 2 फैक्शंस हो गए हैं, राइवल फैक्शंस और उसके ओरिजिनल फैक्शन, तो उनमें डिस्प्यूट अगर आ गया है किसको कि रियल पार्टी कौन है, कि किसके पास सिंबल और किसके पास क्या होना चाहिए, तो ये डिसाइड करने का इलेक्शन जो है कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है। अब एक सुप्रीम कोर्ट में केस आया था, सादिक अली केस 1972 में। इसमें क्या कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेजॉरिटी टेस्ट को आप चेक अप्लाई करिए।
अब मेजोरिटी टेस्ट क्या होता है? क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स पे लेजिस्लेटिव विंग और ऑर्गेनाइजेशनल विंग मैंडेट किसके पास है, ये चेक करिए आपकी मैंडेट किसके पास है। फ्रीजिंग वेक्टर, अगर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ डिसाइड नहीं हो पा रही है कि रेबेल ग्रुप के पास मतलब ऋतव्रता के पास ज़्यादा मेजोरिटी है या फिर उनके पास, इन दोनों में मतलब मेजोरिटी चेक की जाएगी। तो इन दोनों की मेजोरिटी में ले मिला करके किसके पास मेजोरिटी है, किसके पास मेजोरिटी है, तो वो चीज़ डिसाइड करेंगे। अगर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ इतनी नहीं है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो सिंबल जो है और पॉलिटिकल पार्टी का नाम जो है वो फ्रीज़ कर लेगा और कहेगा कि दोनों लोग अपनी अपनी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, इस तरीके से कुछ, या कहेंगे कि अपनी अपनी इंडिपेंडेंट जो है पार्टी बना लीजिए, बट न्यू बंस नेम देंगे, वो वाला नाम नहीं देंगे। अगर किसके पास मेजोरिटी किसी के पास है तो उसको दे दी जाएगी, अगर नहीं है तो हाँ ईसीआई के पास पावर है कि वो ओरिजिनल सिंबल वो किसी को ना दे और नया नाम और नया सिंबल दोनों को ही दे दे। इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसे होगा? 10th शेड्यूल पैराडॉक्स क्या है? रेबल ग्रुप जो है ऋतव्रता वाला, उसके पास 2/3 2/3 मेजोरिटी है, मतलब कि 80 में से 54 जो मेंबर्स हैं वो एंटी डिफेक्स उसके पास हैं, तो एंटी डिफेक्शन लॉ की जो थ्रेट से वो बच गया, क्योंकि अगर 2/3 से अगर कम लोग टूटते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा कि आपने पार्टी से डिफेक्ट किया है, बट एकदम इतने लोगों ने डिफेक्ट किया है तो एंटी डिफेक्शन लॉ से वो लोग बच गए, तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं उनका होगा। बट प्रोसीजरल डेविएशन में क्या कहा गया? लॉयलिस्ट जो ममता बनर्जी के सपोर्ट में, उन्होंने क्या कहा कि ईसीआई ने कहा है, ईसीआई ने रेगुलेटरी प्रोटोकॉल्स को बाईपास कर दिया है कि जो वो प्रोटोकॉल्स अक्सर यूज़ करती है, इससे क्या हुआ है कि रेबल ग्रुप को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ये एलिगेशंस ईसीआई पे लग रहे हैं कि वो ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ कर रहा है। फाइनेंशियल कंट्रोल डेडलॉक क्या है? बैंक ने क्या किया है कि अभी कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो 440 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टी के फ्रीज़ कर लिए हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो टीएमसी जो है उसका प्रशासन जो है नहीं चल पा रहा है, क्योंकि उनके पैसे इतने फ्रीज़ कर लिए गए हैं। अब वे ऐड क्या है, अगल आगे का रास्ता क्या है? ईसीआई को स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन करना चाहिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉर्जरी ना हो, नकली डॉक्यूमेंट ना हो, ये रखना चाहिए। और फिजिकल प्लस डिजिटल एफिडेविट्स को क्रॉस चेक करना चाहिए कि किसके पास कितने एमपी, किसके पास कितने एमएलएज हैं, इस तरीके से, और जो भी अलग प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो करना चाहिए। आपको मेंस में सिर्फ इतना लिखना है, यूपीएससी सीएससी या फिर आप किसी भी स्टेट पीसीएस में हो, इतनी इससे ज़्यादा वो नहीं पूछेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा आपके पास वर्ड लिमिट होगी नहीं तो आप लिख नहीं पाओगे। इतना ही बहुत है। जो लोग कहते हैं कि मुझे और कंटेंट चाहिए और कंटेंट चाहिए, वो उन कहाँ से आप ये लिखोगे? इतना कंटेंट आपको मैंने मोर देन सफिशिएंट दे दिया है। जुडिशियल कंसिस्टेंसी, पोल जो बॉडी है, जो पोलिंग बॉडी है, सुभाष देसाई गाइडलाइंस को फॉलो करो, और केवल लेजिस्लेटिव विंग जैसा कि ऋतव्रता वाले केस में हुआ है वो इनफ नहीं है, हमें ऑर्गेनाइजेशनल विंग को भी देखना पड़ेगा, जैसा कि मेजॉरिटी टेस्ट में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी बात ये वे फॉरवर्ड मतलब है, और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की अब क्या है कि चूँकि ऐसे फैक्शंस काफ़ी बन रहे हैं तो हमें हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो इंटरनल जो इलेक्शंस हैं, चूँकि भारत की आबादी इतनी बड़ी है, हर पॉलिटिकल पार्टी में करोड़ों मेंबर्स होते हैं, तो क्या करना होगा आप सरकार को कि ऐसा कोई रूल लाए कि इंटरनल डेमोक्रेसी भी पार्टी की बनी रहे, कि एक कंट्री के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है, उन पॉलिटिकल पार्टी में कितनी डेमोक्रेसी आखिर है, कहीं ऐसा तो नहीं डायनेस्टी रूल चल रहा है, तो ये भी लाने की आवश्यकता है, ऐसा कि वे फॉरवर्ड कहा गया है। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बात चल रही है। टॉपिक नंबर 4 आ जाए अगर हम लोग, तो पीएम मोदी न्यूजीलैंड गए हैं। अभी आपको पता है कि इंडिया न्यूजीलैंड का एफटीए साइन हुआ था, जिसमें कि लगभग 99% के आसपास भारत को एक्सेस दे दिया गया था न्यूजीलैंड में एक्सपोर्ट करने का, और न्यूजीलैंड हमको कुछ ही जो है डेयरी प्रोडक्ट्स और फ्रूट्स वेजिटेबल्स को छोड़ करके बाकी सब एक्सपोर्ट कर सकता है। तो भारत के लिए पूरी जीत थी, विन विन सिचुएशन थी एक तरीके से, और भारत अपने आईटी प्रोफेशनल्स को भी, जो पढ़े लिखे लड़के हैं या फिर पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं या फिर नौकरी के लिए जा रहे हैं, उनके लिए भी एक तरीके से रास्ता बना दिया था कि हाँ आप जाओ न्यूजीलैंड में, आप पढ़ सकते जा करके हो। और बात इसमें ये क्यों थी, आखिर न्यूजीलैंड मान क्यों गया? बिकॉज न्यूजीलैंड को दिख रहा साफ साफ है कि मेरी मार्केट तो 1 करोड़ की है, आबादी 1 करोड़ की है, पर भारत की आबादी 140 करोड़ की है।
तो 140 करोड़ में से अगर हमें 10 करोड़ की मार्केट भी अगर हमारे हाथ लग जाए तो मेरे लिए तो वाह। और चूँकि न्यूजीलैंड ऑलरेडी RCEP के तहत चीन से और आसियान कंट्रीज़ से FTA में है, तो उसको ये लगा कि आखिर न्यूजीलैंड के पास कितनी बड़ी मार्केट बची है भारत के लिए। तो ये न्यूजीलैंड का एक मास्टर स्ट्रोक है। और भारत का मास्टर स्ट्रोक ये है कि भारत ने अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को बचा लिया है और जो वेजिटेबल सेक्शन है उनको भी बचा लिया है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है दोनों के लिए। बट न्यूजीलैंड में जो अपोजिशन पार्टी है वो काफ़ी इसका विरोध कर रही है। ठीक है, भारत में क्या होगा कि हाँ, इकोनॉमिकली काफ़ी फ़ायदा होगा। इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क के लिए फ़ायदा काफ़ी होगा कि इंडो पैसिफिक में जो ट्रंप ने जो कहा है कि हम इंडो पैसिफिक में से इंडो वर्ड हटा रहे हैं, उनकी जो कमांड है जो मिलिट्री की, तो अब भारत क्या है कि ओशियाना रीजन में अपना दबदबा बढ़ा सकता है न्यूजीलैंड के साथ। बिकॉज न्यूजीलैंड अब इकोनॉमिकली इंटीग्रेट हो गया है भारत से काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि FTA ने साइन कर लिया है। अब ये तो आने वाले वक्त में बताएगा कि हम कितना इसका फ़ायदा ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं। ठीक है। इसमें रूल बेस्ड ऑर्डर भारत ने बात की है पैसिफिक में, और सप्लाई चेन रेजिलियंस, कि ऐसा ना हो कि हम सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंट हो जाए। भारत की सॉफ्ट पावर और डायस्पोरा वहाँ रहते ही है। लगभग भारत के लोग हर जगह रहते हैं, तो डायस्पोरा भारत का इतना बड़ा है ही है। दुनिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा भारत का ही है। स्ट्रेटजी गेन भारत के लिए क्या है? देखिए, रॉ मटेरियल जो है न्यूजीलैंड से, क्योंकि वहाँ पे लेबर काफ़ी कम है, तो वो लोग रॉ मटेरियल भारत को बेच पाएंगे सस्ते दाम पे। और भारत के लिए सस्ते दाम पे जब आएगा रॉ मटेरियल, तो भारत के लिए जो है इंडस्ट्रीज़ में उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। कम सस्ता जब उनको रॉ मटेरियल मिलेगा तो भारत सस्ते प्रोडक्ट्स बना पाएगा और दुनिया भर में बेच पाएगा। तो ये मेक इन इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा बूस्ट है एक्चुअल में। सर्विस मार्केट पेनिट्रेशन, ये ज़ीरो टैरिफ लगाया जाएगा, तो इसमें 82 से 84 प्रोडक्ट्स में ज़ीरो टैरिफ लगेगा भारत के लिए सर्विस सेक्टर में। ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज सर्विस सेक्टर ऑलमोस्ट न्यूजीलैंड का ज़ीरो है और भारत का सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा है। तो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कॉल सेंटर वगैरह भारत में खोले जा सकते हैं, है ना। जिस तरीके से नोएडा वगैरह हम खोलते हम लोग हैं, तो भारत के लोगों को जॉब मिलेगी वहाँ पे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, चूँकि डॉक्टर काफ़ी कम है वहाँ पे, तो हमारे सर्विस सेक्टर यहाँ से 5G टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम, और फिर टूरिज़्म के तहत मतलब जो जितनी भी ज़रूरतें हैं सर्विस सेक्टर से रिलेटेड वो हम दे सकते हैं उनको है। फिर एग्रो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कीवी, एप्पल, हनी प्रोडक्ट जो कि काफ़ी महंगे भारत में मिलते हैं, अगर वो सस्ते दाम पे आ पाएँ तो भारत के लोगों का न्यूट्रिशन जो है वो बढ़ सकता है। इससे क्या होगा, SDG जो हमारे गोल्स हैं उसमें जो पावर्टी जो है वो कम हो सकती है। और मल्टी डायमेंशनल पावर्टी का मतलब होता है कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी वो कम हो सकती है अगर हम लोग कीवी, एप्पल और ये हनी प्रोडक्ट्स को सस्ते दाम पे वहाँ से ले आए, तो अच्छी बात कहीं ना कहीं होगी हमारे लिए। हालांकि डेयरी प्रोडक्ट को भी अलाउ करना चाहिए था, बट हमारे यहाँ किसान इतने गरीब हैं तो वो उनका फिर क्या होगा। तो इसलिए कुछ चीज़ें जैसे कीवी है, एप्पल है, जो हाई एंड प्रोडक्ट हैं वो अलाउ कर दिए गए हैं। बाकी जो है जो जिससे हमारे किसान को कोई फ़ायदा नुकसान ना हो। स्ट्रेटजिक वल्नरेबिलिटी प्लस फ्रिक्शन से क्या है, देखिए आज डेयरी प्रोडक्ट उनका एक्सक्लूड किया गया, लेकिन फ्यूचर में डेयरी प्रोडक्ट उनका अगर इंक्लूड कर लिया गया तो भारत के लिए ये बुरी बात होगी। बट ये फ्यूचर की बात है। इमिग्रेशन बैकलैश की बात हो रही है कि वहाँ पर भी रेसिज्म काफ़ी बढ़ रहा है। जैसा कि राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हर जगह आ रही हैं तो रेसिज्म काफ़ी बढ़ रहा है। और आप कह लो कि ये लहर चल रही है यूरोप में, जो भी यूरोप फॉलो करता है उसको न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी फॉलो करते हैं, देखा गया है ये। और गोरे लोग वहाँ पर भी हैं तो रेसिज्म स्किन की वजह से काफ़ी होता है। और अभी तक तो इंडियंस वहाँ पे गए नहीं हैं, हालांकि कुछ लोग हैं, जैसे कि उनका एक प्लेयर है राचन रविंद्र जो उनकी टीम से खेलता है, जो कि इंडियन ओरिजिन से वो बिलोंग करते हैं, बट वो हैं न्यूजीलैंडर्स, वो न्यूजीलैंड के नागरिक हैं। ट्रेड वॉल्यूम भारत और न्यूजीलैंड काफ़ी कम है, इसीलिए शायद कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका नहीं रहा है। बट अब जो कि FTA हो जाएगा तो न्यूजीलैंड भी भारत के लिए काफ़ी सपोर्ट देगा, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस में हो जाए या टेररिज्म के बारे में हो जाए, वो हर जगह सपोर्ट अब मिला करेगा हमको। चूँकि अब न्यूजीलैंड ने इतनी उदारता क्यों दिखाई हमको है, बिकॉज न्यूजीलैंड जानता है कि वो RCEP का भी पार्ट है, और RCEP में भी उसकी 1 करोड़ की मार्केट में कितने लोग आखिर उसका बेनिफिट लोगे, तो वो चालाक काफ़ी है। बट
न्यूजीलैंड को काफ़ी बड़ी मार्केट मिल गई है जो कि RCEP के मेंबर्स को नहीं मिली है, तो ये अच्छी बात है। हालांकि आसियान के साथ हमारा FTA है, बट FTA वो इतना बड़ा नहीं है जितना कि न्यूजीलैंड वाला है, जितनी ड्यूटीज़ हमने कम की हैं इसलिए। अब इंडिया की एक्ट पॉलिसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है लिबरलाइजेशन जो हमने किया है कैलिब्रेटेड कोटा के हिसाब से। जैसा कि हमने आप कह लो कि फ्रूट्स में कीवी, एप्पल और इन तरीके की चीज़ों को हमने अलाउ किया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। हमारे यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी भी कम होगी और न्यूजीलैंड को भी, और हमारे यहाँ पे लोगों पर भी प्रेशर कहीं आएगा कि हम भी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करें। कब तक सरकार आपको बचाती रहेगी, आप लो क्वालिटी प्रोडक्ट कब तक बनाते रहोगे, तो ये भी एक बड़ी बात है। मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी दोनों लोगों ने इंफॉर्मेशन इन्फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन में खोलने की बात की है कि पायरेसी हो गई या फिर इनडायरेक्टली जो चाइना का थ्रेट है वो दोनों के लिए भी बड़ा है, क्योंकि चाइना जिस तरीके से एक्सपांड कर रहा है वो बहुत बड़ी चिंता वाली बात होगी दोनों लोगों के लिए। टॉपिक 5 है कि हार्मुज स्ट्रेट ईरान मैरीटाइम डिक्टेट ख़त्म अल अनबिया, जो कि सेंट्रल हेडक्वार्टर है ईरान की जॉइंट मिलिट्री का, उसने कहा है कि केवल ईरान के अप्रूव्ड जो हैं रूट्स हैं, जिन रूट्स को ईरान ने अप्रूव किया है, सिर्फ वही से ऑयल टैंकर्स गुजरेंगे और ईरान से वो चेक किए निकलेंगे। अगर किसी ने ऐसा नहीं माना तो हम उस पर बमबारी करेंगे, ऐसा कुछ ईरान ने कहा है। ठीक है, तो अभी दिक्कत वाली ये बात हो गई है कि जो ट्रंप ने जो ये चीज़ें की हैं, इससे बात यह है कि ईरान पावरफुल काफ़ी हो गया है और ईरान समझ रहा है कि सुपर पावर को जब हमने हरा दिया तो बाकी रीजनल प्लेयर्स हमारे लिए क्या ही हैं। तो ये एक है, ईरान को बेनिफिट हुआ इसलिए क्योंकि हार्मुज ब्लॉक कर देता है, तो वो US के लिए काफ़ी चिंता वाली बात है, तो ये उसके लिए बेनिफिट है। उसके पास तो कुछ जा नहीं रहा है, अगर उसको फीस वो बटोरने पे वो जो है सक्सेसफुल हो जाता है तो अच्छी बात होगी ईरान के लिए। ईरान को एक पेरेनियल सोर्स ऑफ रेवेन्यू मिल जाएगा। ठीक है, US सेंट्रल कमांड ने जो है USA अमेरिका ने कहा है कि अरब एलाइज से कि अब तो हार्मुज खुल गई है तो हम लोग फ्री फ्लो ऑफ कॉमर्स कर सकते हैं। उसी के बाद में ईरान ने ये डिक्टेट जारी किया था। तो ये बड़ी बात है कि ईरान US तो कह रहा है, बट ईरान ने कहा है कि हम जो बता रहे हैं उसी रास्ते से आना और हमारा फॉर्म फिल करवा करके और फिर कुछ 60 डेज़ के बाद में हम फीस लेना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से देखते हैं क्या होता है। स्ट्रेटजिक वर्नरेबिलिटीज़ एंड थ्रेट्स, UN क्लॉज ने कहा है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सीज ने कहा है कि अगर ईरान कंट्रोल करता है स्टेट को तो बाकी दुनिया भी जो उनके पास में जो स्टेट्स हैं, जैसे डार्डनल स्टेट है, ये सारी जितनी भी स्टेट्स हैं या फिर मलक्का स्टेट है, इन सबको वहाँ की जो पावर्स हैं वो कंट्रोल करने लगेंगी और फीस मांगने लगेंगी। तो फिर ट्रेड पे काफ़ी बुरा असर पड़ेगा, जो कि WHO का एक तरीके से गोल भी है कि ट्रेड दुनिया में बढ़ेगा तो चीज़ें कंज्यूमर को सस्ती मिलेंगी और सस्ती मिलेंगी तो लोग बाकी पैसा सेव कर पाएंगे और कहीं ना कहीं मल्टी डायमेंशनल एक्सपेंडिचर जो होता है, एक इंसान करता है कई चीज़ों पे, तो वो रुक जाएगा। उसको फिर कई चीज़ों पे अपना खर्चा रोकना पड़ेगा बिकॉज उसके पास पैसा काफ़ी कम होगा। ठीक है, तो इंडिया की एनर्जी के लिए काफ़ी बड़ी बुरी बात है अगर ऐसा होता है, तो हमेशा से ही एक अटैक का रहेगा। और आपको पता है जब ऑयल का दाम बढ़ता है तो भारत की जो करेंसी डिप्रिशिएट करती है और इससे CAD करंट अकाउंट डेफिसिट काफ़ी बढ़ जाता है, तो ये बुरी बात भारत के लिए है। वे फॉरवर्ड बस यही है कि दोनों लोगों को सुरक्षा समझौता करना चाहिए। हालांकि वे फॉरवर्ड अभी कुछ नहीं है बिकॉज अभी बात चली रही है तो हम कुछ नहीं बता सकते क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, बट ये है कि एक मैकेनिज्म डेवलप हो जहाँ पर ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की प्रयास ना करे और सारे गल्फ स्टेट्स मिलकर के कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि बातचीत होती रहे और एक पीस स्टेबिलिटी रीजन में आए, है ना, इस तरीके से कुछ बात हो। टॉपिक 6 है फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। कोल मिनिस्ट्री ने कहा है कि परमिट इंश्योरेंस सिक्योरिटी। अब देखिए इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड क्या होते हैं पहले सुनिए। कि जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें 3 चीज़ें ज़रूरत होती हैं इसमें। एक तो होता है कि 3 बॉडीज़ होती हैं उसमें, मेनली डेवलपर होता है कि जो डेवलप कर रहा है,
इंश्योरेंस कंपनी जो उस प्रोडक्ट की इंश्योरेंस लेता है कि हाँ अगर ये प्रोजेक्ट गिर गया तो इसकी भरपाई हम करेंगे। जिस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसी तरीके से ये प्रोडक्ट की भी इंश्योरेंस होती है। जिस तरीके से बाइक इंश्योरेंस होती है, व्हीकल इंश्योरेंस होती है, कार इंश्योरेंस होती है, उस तरीके से एक बड़ी बिल्डिंग की भी या एक बड़ी प्रोजेक्ट की भी इंश्योरेंस होती है। और प्लस कंसर्न मिनिस्ट्री, कौन सा मंत्रालय उसमें इन्वॉल्व है। तो गारंटी, इंश्योरेंस कंपनी ने गारंटी दी है कि अगर डेवलपर अगर फेल कर जाता है पे करने से तो हम पे करेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी का तो ये ड्यूटी होती है। तो श्योरिटी बॉन्ड ये होता है कि 3 पार्टी में एग्रीमेंट होता है, फिर उससे एक बॉन्ड बनता है, तो इसको बोलते हैं श्योरिटी बॉन्ड। श्योर बैंक को जो है, बैंक जब पैसा देती है तो उसको ये वाला बॉन्ड मिलता है कि जिस पर 3 पार्टीज एग्री करती हैं, ठीक है, तभी बैंक पैसा देगी आपको। एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है कि इससे डेवलपर को जो बैंक कैप्स और जो बैंक से पैसा लिया है और जो कोलेटरल वो जो है उसका टाई अप नहीं होता है। पता लगा बैंक ने, तो उसको और ज़्यादा जो है मनी मिल पाती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा पैसा उस कंपनी को बैंक में लॉक नहीं करना पड़ता है, सारा पैसा उसको मिल जाता है ना। जैसे मान लो मैं कहूँ आपसे कि मान लो मुझे कोई प्रोडक्ट लगाना है और अगर गवर्नमेंट बोलती है कि भैया हर साल 20% टैक्स, हर साल 20% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब मैंने आपसे 100 करोड़ रुपए लिया था किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, बिल्डिंग को। अब हर साल अगर 20% अगर टैक्स लोग 20% का इंटरेस्ट अगर लेंगे आप, तो बैंक को तो हर साल 20 करोड़ रुपए मिलेंगे इसमें, है ना, इस तरीके से। तो हम तो 5 साल में डबल हो जाएंगे। अगर बैंक कहते नहीं, ये मैं सिर्फ आपसे 5% ही लूँगी, मतलब हर साल 5 करोड़ ही आप लोगे, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। तो यही है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो जो डेवलपर है उसके पास काफ़ी पैसा बचा रहेगा। श्योरिटी बॉन्ड इसे ईजी कर देता है, बिकॉज श्योरिटी बॉन्ड ये श्योरिटी दिलाता है कंपनी को, बैंक को, कि भैया चलो अब 3 पार्टीज़ ने हमें प्रॉमिस किया है थ्रू लीगल डॉक्यूमेंट, तो कुछ ऐसा नहीं किया जाएगा। प्लस मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व रहती है, तो गवर्नमेंट का तो एक एंगल रहता है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन गेंस, कोल इंपोर्ट्स 13% से घट गए हैं। इसका मतलब है कि ये अच्छे से काम कर रहा है। प्राइवेट एक्सप्लोरेशन इनिशिएटिव, क्यों? अब कोल घट गया है तो कोल कंपनीज जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा इंपोर्ट कर रही थी, वो कम हो गया है। अब कोल हमारे भारत में ही जो है खुदाई उसकी हो रही है, और एक तरीके से इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी बुरी बात है, बट हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि चलो हमारी कंपनीज खुद का कच्चा माल जो है उसको यूज़ कर रही हैं। इम्प्लीमेंटेशन फ्रिक्शन कि इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं, जैसे इरडाई सेक्टर जो है, वो कमर्शियल माइनिंग ऑपरेशंस जो कि हाई रिस्क की प्रोजेक्ट्स हैं, उसका इवैल्यूएशन उसने कहा है करना चाहिए हिस्टोरिकल डेटा से नहीं, क्रेडिट एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं, इस तरीके से कुछ और चीज़ें देखनी चाहिए जो कि फॉलोइंग है, ठीक है। जैसे उसकी एसेट वैल्यू क्या है, इस तरीके से कि वाकई में प्रोजेक्ट वो वायबल है नहीं है। कि रेगिस्तान में पता लगा आपने होटल खोल दिया और कोई यहाँ पे आ ही नहीं रहा, तो वो एक चीज़ होनी चाहिए। री इंश्योरेंस डिपेंडेंस, कि कई बार होता है क्या, रिस्की प्रोजेक्ट के लिए कंपनीज पैसा ले लेती हैं, बट एक बार पैसा चुकाने के बाद में दोबारा ही उसको पे करने के लिए वो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से वो पैसा उधार लेती हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा कैपिटल आउटफ्लो बढ़ जाता है, और जो पैसा जा रहा है विदेश में वो उसके लिए दिक्कतें काफ़ी भारत में आती हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि आप एक रिस्की प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो, और फिर जब वो आपसे पैसा मांगता है तो आप ग्लोबल इन्वेस्टर की तरफ देखते हो और ग्लोबल इन्वेस्टर आपको कम पैसे देता है। तो ये क्या होता है, प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं रिस्की प्रोजेक्ट, इसीलिए उसको बताया कि ना, उसको रन नहीं करना चाहिए इस तरीके से। वे फॉरवर्ड क्या है कि इरडाई और प्लस कोल मिनिस्ट्री दोनों को साथ में काम करना चाहिए, ताकि रिस्क ये देख सके और फिर ये एक तरीके से उसके साथ काम कर सके। बिकॉज मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री प्लस इंश्योरर और प्लस डेवलपर, 3 लोग होंगे इधर, और
एयरडाई दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, मेनली मिनिस्ट्री, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर री इंश्योरेंस पूल बन सके और प्लस उसकी क्रेडिट रेटिंग हो सके, कितना प्रोजेक्ट ये वायबल है। ऐसा ना हो कि इथेनॉल 20 की तरह सब कुछ फेल कर जाए। गडकरी साहब ने कहा ही था, बट अगर ऐसा साफ साफ होता है, अच्छा हमारा सेक्टर परफॉर्म करता है, तो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, जो कि अच्छी बात है काफ़ी। इस पर ध्यान देना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे तो मैंने डिस्कस कर लिए।